भी कर। हाँ बोलो। इस बार कनिष्का तुमसे ज्यादा नंबर लाए। ये बहुत दिनों बाद हुआ है। चलो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो हम इसमें देखेंगे कि बहुत सारे फ्लोरा का मतलब है नेचुरल वेजिटेशन। अगर आप हिस्ट्री का चैप्टर खत्म हो गया क्या? हमने थ्योरी तो कराई दी थी सब, तो इसीलिए वही थे तो 2-4 ही है, क्योंकि वो किसी के में आ रहा है तो कर लोगे, ऐसा होगा तो बता दो। ठीक है, तो सुन लो, इधर बात नहीं करो। नेचुरल वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फाउना का मतलब क्या होता है? फ्लोरा मीन्स नेचुरल वेजिटेशन और फाउना का मीन्स जो वाइल्ड लाइफ है। इन दोनों से मिलकर कहीं की बायोडाइवर्सिटी पता चलती है। और बायोडाइवर्सिटी से सुहाना क्या पता चलता है कि वहाँ की टोपोग्राफी क्या है। टोपोग्राफी का क्या मतलब है? वहाँ का टेरेन क्या है, किस तरीके का वहाँ पर जो भी है आसपास माउंटेन्स हैं कि प्लेट्यू, ये सब पता चलता है कि नहीं? तो हाँ ना, यह रिलीफ पैटर्न क्या है? टोपोग्राफी का दूसरा मतलब क्या होता है? रिलीफ पैटर्न। पे डिपेंड करेगी कि नहीं? सो दैट इज बायोडाइवर्सिटी। मान लीजिए कहीं का ट्रॉपिकल क्लाइमेट है मैन और कहीं का टेम्परेट है, तो कहाँ की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा वाइडर होगी? ट्रॉपिकल रीजन, जैसे अमेजन के जंगल्स हैं तो वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाएगी, क्योंकि बारिश होगी और हीट भी ज़्यादा है। जो इक्वेटर बेल्ट के पास होगा, और इक्वेटर में आप ये भी कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच ही जो पूरी बेल्ट है, उसी में सबसे ज़्यादा दुनिया की बायोडाइवर्सिटी है। So, of biodiversity of a region depends on, सेंटेंस पूरा करो नोएल। Depends on the टोपोग्राफी या फिर कह सकते हो रिलीफ पैटर्न, एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, वो सब उसी में वैसे आ जाएगा, क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन। और इसमें ये सब भी आ जाएगा कि अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है, क्या वहाँ 200 mm बारिश होती है पर ईयर, पर एनम, इन सब चीजों पर डिपेंड करेगा। नाउ नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू प्लांट कम्युनिटी विच इज ग्रोइंग नेचुरली विदाउट ह्यूमन हेल्प एंड हैज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के कहीं पर उगे उसे नेचुरल वेजिटेशन कहा जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो राजस्थान में बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के बबूल और कीकर उगते हैं, जो कांटेदार वृक्ष होते हैं, तो इसलिए यहाँ का नेचुरल वेजिटेशन वही। सो नेचुरल वेजिटेशन क्या है? नेचुरल वेजिटेशन इज कम्युनिटी ऑफ plants which grow without human intervention over a period of long time, over a period of long time। ह्यूमन इंटरवेंशन हो गया तो फार्म या गार्डन होगा, फिर वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं होगा। हमारा इंडिया रिच है बायोडाइवर्सिटी में, हमारे यहाँ 47,000 प्लांट स्पीसीज हैं। वी हैव 47,000। ध्यान दें, जो प्लांट्स होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं। प्लांट्स में 5 तरीके के कौन से हैं? सबसे पहले थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब है पहाड़ों पे जो गुच्छे उगाए। तो इसका मतलब है थैलस, सिर्फ हरा हरा दिखे, काई जैसी नहीं जम जाती है,
एल्गी से थोड़ा सा ऊपर ले लो, छोटे छोटे लीफलेट्स हैं, बहुत छोटे छोटे प्लांटलेट्स होंगे, तो वो तो यूनिसेलुलर थैलोफाइटा मल्टी सेलुलर है लेकिन टिश्यू लेवल है। लेकिन और आगे चलेंगे तो क्या होगा बताओ, ब्रायोफाइटा, जैसे फ्यूनेरिया इधर सब रखे हुए हैं, फ्यूनेरिया भी इसमें रखा हुआ है, ये सब वही सब है कैटेगरी। तो फ्यूनेरिया है, तो कुछ और भी है, दिखेंगे आपको पत्ती जैसे ऐसे, और ये जमीन में, लेकिन ये पूरा एक है, इसमें कहीं पर जाइलम फ्लोएम नहीं है, इसमें कोई वस्कुलर बंडल नहीं है, ठीक है। तो ये दिखेंगे, लुक्स लाइक रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स आर देयर बट दीज आर सेम, बस उन्होंने आकार ले लिया लेकिन इसमें कोई लीफ भी नहीं है और सब हरा हरा है और सभी को फोटोसिंथेसिस करनी है। तो इसमें क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स टिश्यू नहीं है, इसमें कोई जाइलम फ्लोएम नहीं। और तीसरा कौन सा है, तीसरा है टेरिडोफाइटा, ये मुझे बताना है, टेरिडोफाइटा। क्या तुम यहाँ पे कभी 5 स्टार होटल फर्न गए हो, और नहीं गए हो तो तुमने फर्न इन सब में क्या होता है, कोई नो सीड, कोई सीड नहीं होते हैं और पत्तियों का पेड़ होता है, बहुत सुंदर लगता है। लेट अस सी व्हाट इज फर्न। तो थोड़ा सा इन पांचों के बारे में जान ले जिससे कि हम इस चैप्टर में हमें आसानी लगे, हमें इसी चैप्टर में ये सब पढ़ना है। तो वैसे तो मैं ये साइंस में डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म एक चैप्टर है, उसमें सब दिया है, बट फिर भी इसको थोड़ा देख लें। देखो ये देखिए, तो टोपोग्राफी लिखे हैं, रिलीफ पैटर्न लिखे, एक ही बात है कि वहाँ माउंटेन से सर क्या रिलीफ पैटर्न है, ठीक है। जो भी लिखो आप, फिल्टर वाटर ठीक है ही लिखो, क्योंकि तभी ठीक लगेगा ना। अब हम देखते हैं थैलोफाइटा वर्ल्ड, 5 तरीके के डिवीजन है, थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं आपको। थैलोफाइटा देख लो किस तरीके के होते हैं। तो वैसे तो इन्होंने ये सब ले लिया है, लाइकेंस ये सब भी है, ठीक है, और भी 7 डिस्कनेक्ट को कनेक्ट कर दिया जाएगा। चलो, My favorite thing about lichens is that they're always out there. So anytime you go on a walk, you can like go float the river. You can go out there. ये देखो, तो ये जो बहुत हल्के हरे हरे होंगे, कहीं पर उगाए, Live for 10 like samples and bring it back to the lab here. हाँ, I don't know what he said. Hi. इसमें कोई ग्रीन पार्ट जो कहीं कहीं काई में उगाए, तो उसको क्या कहेंगे, थैलोफाइटा। ये सब है, समझ आया आपको। ये छोटे छोटे जो टिश्यू टाइप है ना, ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। पेड़ को मत देखो, उसकी जो ब्रांचेस पे लटका हुआ है उसको देखो, तो उसको क्या कहा गया है, थैलोफाइटा। बट वी विल सी, We sort of left with this ठीक है, problem of ये तो हो they गया are थैलोफाइटा। different, but we don't see it. So, और देखिए, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे थैलोफाइटा के बारे में। आखिर थैलोफाइटा क्या है? तो थैलोफाइटा में देखिए तो प्लांट किंगडम में 2 सब किंगडम होते हैं, ठीक है। जो प्लांट किंगडम है उसे 2 सब किंगडम में डिवाइड किया गया है, स्टेम और लीव। और फाइटा का मीनिंग होता है एक प्लांट, थैलोफाइटा के ऊपर। तो इसमें ये सब ये जो काई उगी है देख रहे हो, क्योंकि है ना? इनमें तो इनका क्या होगा, क्या इनमें और वेस्कुलर टिश्यू जिसे जाइलम और फ्लोएम कहा जाता है। वो तो नहीं होगा। और क्या ट्रू रूट्स भी होंगी? कुछ नहीं होंगी, बस जमीन में ऐसे ही होंगे, सब एक ही जैसे, बस टिश्यू लेवल है, ठीक है। थैलोफाइटा अब हम देखेंगे, थैलोफाइटा तो समझ में आ गया ना आपको। तो अब हम देखेंगे ब्रायोफाइटा। ये देखो थैलोफाइटा आपने देख लिया, इस तरीके का है। नाउ लेट अस सी ब्रायोफाइटा फ्यूनेरिया।
सो लेट अस सी, ये है फ्यूनेरिया। इसमें भी कुछ ज्यादा दम नहीं है, थोड़ा सा अब लीफ दिखने लगी हैं, लेकिन ये भी नॉन वेस्कुलर है। दिखा देंगे, उधर रखा है, कोई बात नहीं। या ये सब फ्यूनेरिया जैसा हमने नहीं बनाया, देखो वैसे ही टाइप तो दिख रहा है। और तो ये ब्रायोफाइटा में क्या, ये बस फ्यूनेरिया देख लो। हेलो व्यूअर्स, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका फंड, ये आपके जो फंड है इसमें जो आपको ऊपर की साइड दिखाई देती है ये है स्पोरेंजिया, ये आपका फिर सीटा और नीचे आपकी लीफ एंड ये देन फ्यूनेरिया। NCE और कोई देख लो, ये दिख रहा है सर, ये देखो, इससे तुम्हें अब अगला पता चल जाए। वो हल्की हल्की घास थी, और लेकिन इसमें क्या है, ये देखो, ये तो दिखाई नहीं पड़ा कुछ, ये कैसा चित्र है। इसने धोखा दिया है गूगल को। अब आगे देखें, तो ये देखो, ये सब है। पानी में भी हो सकता है, वाटर में भी है। ये सारे फोन है। फ्यूनेरिया है, तो ये क्या सेकंड कैटेगरी है, इसमें रूट दिखेगा लेकिन वो ट्रू रूट नहीं है। समझ में आया? लेकिन अब हम असली चीज पे आएंगे, तीसरी चीज में। दैट कम्स एज, ये भी फ्यूनेरिया है। देखो नीचे फ्यूनेरिया लिखा, ये देख लो, वो तुम्हारे गमलों में उगाते हैं कई बार, ये सब है, छोटे छोटे ऐसे उगाते हैं। ये फ्यूनेरिया, ये ब्रायोफाइटा है। और पत्थर पे जो उगा है वो थाइलोफाइटा है, ठीक है। लेकिन अब मैं बात करने जा रहा हूँ टेरिडोफाइटा फर्न। फर्न बड़ा सुंदर होता है, बगीचे में पाया जाता है, और इसमें सीड नहीं होते, सिर्फ पत्ती पत्ती होगी। पत्तियां बड़ी सुंदर होती हैं, जरा देखो तो। सर कहाँ पाया जाता है? बगीचे में। नो, आपसे नहीं कह, तुम पहले ही ले लो। फर्न टेरिडोफाइटा, ये देखो। तो लेट अस सी फर्न, इनसे आपका खूब सामना हुआ होगा। सो लेट अस सी, इसी के नाम पे एवरीवन, ये प्यारा सा पौधा फर्न है, ऐसे टेरिडोफाइटा प्लांट है। होता है। इनमें जो नई पत्तियां निकलती हैं ये वायलेट के हेड की तरह ऊपर से घूमी हुई होती हैं। इन्हें फिडल हेड बोलते हैं, फिडल यानी कि वायलेट। और देखो ये है फर्न, ये बगीचे में पाई जाएगी। तो स्टूडेंट में फटाफट एक फर्न के पत्ते, ये देखो, ये है फर्न। अभी और दिखाएंगे, पूरा गार्डन ऑफ फर्न भी देख लेना। ये सब फर्न है, ये देखो, ये तो बहुत सुंदर है, इसे देखोगे तो खुश हो जाओगे। ये देखो फर्न उग रहा है, ये टेरिडोफाइटा। अब इसकी पत्तियां देखो कैसे खुलेंगी। ये 2 महीने का वीडियो आपको 5 मिनट में या 4 मिनट में दिखाया जा रहा है। तो देखो पत्तियां धीरे धीरे खुलने लगी। अब इसकी पत्तियां देखेंगे, और फास्ट कर दे, 5 मिनट से भी फास्ट। ये देखो इसकी पत्तियां दिख रही ना, ये। अच्छा, इसमें सीड नहीं होगा, और बाकी तो किस काम के? बस ये ऐसे, ये जो लीव्ड प्लांट है वो फट। तुमने ऐसा देखा कभी ऑर्नामेंटल प्लांट घर में, मनी प्लांट टाइप, ये सब जो उसमें कभी ना सीड भी नहीं होगा ना कुछ फ्लावर होगा, ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट देखें तो वो सारे हैं, वो इसी कैटेगरी के आते हैं फर्न। वो सब किस में आएंगे? टेरिडोफाइटा। जो भी ऑर्नामेंटल प्लांट पत्ती वाले आते हैं सुंदर सुंदर लीव्स, वो सब इसी में आएंगे। ओके, तो तीसरी कैटेगरी आपने क्या देख ली? और मैं पवन वर्मा जी से ये पूछना देखो, चाहूँगी। ये देखो पवन वर्मा इसके बारे में और अच्छा बताते हैं। ये देखो, ये सब फर्न है। फर्न उगाते हैं पवन वर्मा, मतलब इस चीज के डीलर फर्न उगाया करते हैं। ये देखो, ये तुम्हें सही पता चल रहा है। को देखते हैं। टैफी जो तुरंत में शूज है जो उनके फुटप्रिंट में जाने का काम करता है, और फोइलम का बेसिक जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट्स पढ़ा तब हमने देखा था कि लीफ तुमने तीसरा देख लिया, जो होते हैं टेरिडोफाइटा कहते हैं। तो ये जो स्पोरो में, तो तुमने देख लिया जिसमें सिर्फ लीफ हो, उनको क्या कहेंगे? टेरिडोफाइटा। अब चौथी कैटेगरी हम देखेंगे
जिसके हमारे 47,000 जो प्लांट्स है उसमें कितने जिम्नोस्पर्म और कितने एंजियोस्पर्म, यहाँ चर्चा की गई। तो जिम्नोस्पर्म क्या होता है? जिसमें सीड तो हो, इसमें क्या होता है? हैव सीड। इस वेस्कुलर बंडल होते हैं इसमें कि नहीं होते हैं? थोड़े बड़े बड़े होते हैं, शर्प्स होते हैं। तो इनमें क्या होगा? वेस्कुलर बंडल तो होगा नहीं, तो पानी कैसे वहां तक पहुंचेगा? और जरा जरा में से तो पानी आराम से पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें क्या चीज होता है? वेस्कुलर बंडल में क्या क्या होगा बताओ? हाँ, इसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट, लेकिन नो सीड। ये कैसे प्लांट्स होते हैं बताओ? लीफी प्लांट्स, कोई सीड नहीं है, नो सीड्स। और इन दोनों में नो वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल। इसमें टिश्यू लेवल का भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत प्रिमिटिव लेवल तक पहुंचा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टिश्यू तो है ही नहीं इसमें होगा। इसमें सीड भी हो गए क्या? सीड्स हैं, लेकिन सीड्स ऐसे हैं कि जिनमें फल नहीं है। क्या तुमने ऐसे सीड्स देखे हैं जिनमें फ्रूट्स ना हो? तो वो क्रिसमस ट्री में सजाने के काम में आते हैं। ये देखो, ऐसा देखा क्रिसमस ट्री पे लगा हुआ? पाइनस, साइकस, ये सब है पेड़ पे, है कि नहीं? ये चीज क्रिसमस ट्री पे लगता है। ये देखो, इस साल हमने भी जो क्रिसमस ट्री पे लगाया था यही लगा दिया था। कोई चीज है थोड़ा कलर अलग करके अच्छे बढ़िया, लेकिन इसमें कुछ फ्रूट है क्या? है कुछ? ये जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म ऐसे सीड तुमने देखे जो हवा में उड़ते रहते हैं, बहुत हल्के हल्के होते हैं, लेकिन उनमें कुछ होता नहीं है। खाने पीने के लिए होता है क्या कि पकड़ के उसमें उसके पल्प है, खा लो आम की तरीके। तो जिनमें सीड तो हो, कलर छोड़ो, कलर तो किया गया दिखने के लिए, जिम्नोस्पर्म भी वहां दिखा देंगे, समझ में आया कि नहीं? तो अब ये जिम्नोस्पर्म में क्या है वो अभी देख लेना, वो दिखा रहे, देखो इनके पास है, अभी तुमको भी देखना। ये देखो, नाउ लेट अस सी, चौथी कैटेगरी कौन सी है? सीड हो, लेकिन सीड्स कैसे हो? जिम्नो। जिम्नो का क्या मतलब है? नेकेड, उनके ऊपर पल्प ना हो, पल्प से ढके ना हो, सिर्फ कैसे हो? नेकेड सीड्स। तो उनको कहते हैं जिम्नो। जेमिनी वर्ड पढ़ा है बहुत, जिनकी राशियां होती हैं अलग अलग, जैसे तुम्हारे एस्केरिस, या कोई मेघ होता है, कोई कर्क होता है, कोई तुला राशि होती है, ऐसा नहीं होता है? हाँ, तो जेमिनी का मतलब है कि ये एक राशि जिसका मतलब है जुड़वा नंगे बच्चे, तो ये भी किसी की राशि हो सकती है ना? तो उसी से नाम पड़ गया जिम्नोस्पर्म। और जेमिनी पढ़ो, वर्ड तो वहीं से आया। अब जरा देखो जिम्नोस्पर्म, ये देख लो। और देखना चाहते हो तो जिम्नोस्पर्म और डिटेल से देखो। ये इस टीचर हाथ में लिए किंगडम प्लांट की सब डिवीजन है जिम्नोस्पर्म, क्लास के कोनिफेरॉक्सिडा, एग्जांपल इज पाइनस। सो लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस, पाइनस इज एन एग्जांपल ऑफ देखो हाथ में इसके पाइनस, ध्यान से देखना, मतलब एक ही प्लांट बॉडी जहां पे मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। पाइनस में ग्रीन फोलिएज लीव्स के अलावा रहती है स्केली लीव्स। इस टाइप की छोटी वाली स्केली लीव्स का नाम है माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल के एग्रीगेशन से बनता है मेल कोन। इसमें रहती है माइक्रोस्पोरेंजिया, जहां पे बनते हैं माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन। एयर करंट से जो पोलन ग्रेन है उनका पॉलिनेशन। तो तुमने देख लिया ना जिम्नोस्पर्म क्या होता है? इसमें कोई पल्प नहीं है, ओके? जिम्नोस्पर्म के पौधे देख लिए। अगर कहीं पर जिम्नोस्पर्म टीचिंग ना कराई जाए, सिर्फ वैसे भी दिखाया जाए, तो देन यू कैन सी। ये सब जिम्नोस्पर्म है। ये आपको दिखाया कि नहीं? ये देखो, ये सूख जाएगा। दूसरा मेल शक्ति यूज करते हैं और यूज होता है लीव्स के लिए। तो अगर ये सब देख रहे हो, यही तो है ना? ठीक है, तो सीड है, ऐसे ऐसे होंगे। किसी पेड़ नहीं होते खजूर के ऊपर ऐसे जाएंगे। पांचवा कौन सा है? एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब हम देखेंगे
सारे सबसे ज्यादा। आगे बोलने को क्या सजा देगा? चलो, और पांचवी कैटेगरी कौन सी है? एनजीओस। एंजियोस्पर्म। स्पर्म का मतलब जिसमें सीड हो, और एनजीओ का मतलब है कवर्ड। कवर्ड और स्पर्म का मतलब है सीड। किससे कवर होंगे? पल्प से। सो सीड्स आर कवर्ड। किससे कवर्ड है? कवर्ड विद पल्प। कहीं तुम इसे ये तो नहीं सोच रहे हो कि दीज आर फ्रूटिंग प्लांट्स। फ्रूट किससे बनता है? उससे कोई ठीक बताया, फ्लावर से। जब फ्लावर डिके होता है तो उसके अंदर का जो ओवरी है वही फूल के पल्प बन जाता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, वो सीड बन जाता है। एक पतला सा नहीं होता है जैसे गुड़हल में या किसी में हिबिस्कस में देखा है कि नहीं? तो सबसे अंदर का जो फीमेल बॉडी है वही फ्रूट बन जाएगा, और उसके अंदर भी एक ओव्यूल है, वो क्या बन जाएगा? सीड। तो इसलिए सीड अगर बन गया तो क्या उसमें फ्लावर भी होगा? सीड और पल्प बना तो उसके अंदर क्या होगा? आर दीज फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एंजियोस्पर्म को क्या कहते हैं बताओ? फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अब हमारी इतना ही पढ़ना था। तो अब यहाँ देखिए इतनी कैटेगरीज हैं जिसमें फ्लावरिंग कितनी है, नॉन फ्लावरिंग कितनी है। देखो तो 15,000 आर फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हमारे यहाँ और जो बाकी बच गई उसमें 4 कैटेगरी दी गई है। जरा देखें, आपकी बुक में लिखा है तो फिर समझ में आ जाएगी। यही लाइन लिखी है, वैराइटीज। वैराइटीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, आउट ऑफ विच 15,000 आर एंजियोस्पर्म्स। Angiosperms, that means flowering plants. Rest are जो बच गई, that are gymnosperm, ferns. जिम्नोस्पर्म बुक में मिला आपको? ऐसा कहीं लिखा है? जिम्नोस्पर्म और फर्न भी लिखा है, और या फिर आगे जो लिखा हो फ्यूलेरिया, यही सारे पाए जाएंगे। ठीक है, और उसमें एल्गे भी डाल दिया। एल्गे ऊपर की कैटेगरी है, जैसा कि सबसे पहले किसी ने आप में से ही बताया था, इसे एल्गे कहते हैं। तो एल्गे का ही रूप है, बस वो एक साथ कॉलोनी में रह रहा है। तो एंड एल्गे, एल्गे को मतलब कहते हैं शैवाल। सो ये तो बात हो गई हमारे यहाँ वेजिटेशन कितना, काफी रिच है हम वेजिटेशन। ऐसा क्यों है, हम इतने रिच क्यों है बोलो नोएल वेजिटेशन में? बेल्ट के बीच में आते हैं, बेल्ट में भी के बीच में भी आते हैं, और हमारे यहाँ वेरीड टोपोग्राफी है। हमारे यहाँ हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं, वहीं पर दक्षिण के पठार भी हैं। दैट मीन्स दैट इज कैसा है, प्लेट्यू भी है, माउंट्स भी हैं, डेजर्ट भी है। इसके अलावा क्या हमारे दोनों तरफ कोस्टल प्लेन्स भी हैं, आइलैंड्स भी हैं आपके पास, और क्या नदर्न प्लेन्स भी हैं, और बीच में मध्य प्रदेश के जंगल भी हैं। तो हमारे पास ऐसा कोई रिलीफ पैटर्न दुनिया का है नहीं जो हमारे यहाँ ना हो। तो जब सब कुछ है, मालदीव से अच्छे अच्छे आइलैंड हैं, इसीलिए तो मालदीव को हम लोगों ने बाइकआउट कर दिया। हमारा मतलब मालदीव तो हमारा नहीं है, लेकिन मालदीव ने पीएम मोदी से के ऊपर हंसी की कि देखो ये अपने लक्षद्वीप को हमारे मालदीव से अच्छा कह रहे हैं। तो हम लोगों ने मालदीव का बाइकआउट कर दिया। टूर जो ट्रिप है ना, मेक माई ट्रिप, उसने सारी ट्रिप मालदीव की कैंसिल कर दी। ठीक है, और जिन्होंने कटाक्ष किया था वे 3 मंत्री उनके देश के मंत्रालय से सस्पेंड हो गए। इतनी बात समझ आ गई? तो हमारे यहाँ why we are having so much biodiversity of flora? Because we are having varied relief patterns. अब देखिए, land affects the natural vegetation. We expect the same type of vegetation. We cannot expect. क्या तुम ये सोचते हो अगर तुम पहाड़ों पे चले गए तो पहाड़ों पे तुम्हें क्या मिलेगा बताओ? पहाड़ों पे कभी तुमने देखा या ऐसे ऐसे पेड़ मिले? चीड़, देवदार के वृक्ष। Why they are conifers? यहाँ पे कॉनिफर्स क्या होंगे? कुमकुम, बर्फ गिरे तो इससे स्लोप से निकल जाए,
तो पहाड़ों के जो होंगे तो वो ऐसा पैटर्न होगा, उनको कॉनिफर्स कहते हैं, कॉनिकल भी होते हैं कॉनिफर्स। तो इसी तरीके से डेजर्ट में कौन से होंगे, बबूल और कीकर, कांटेदार वृक्ष होंगे जिससे वाटर का उसमें कम लॉस हो, स्पाइन होंगे उसमें। अब इसी तरीके से डिफरेंट वेजिटेशन आ रहे हैं डिफरेंट प्लेसेस। कहीं कहीं पर आपके सुंदरवन के डेल्टा भी हैं, तो वहाँ मैनग्रोव फॉरेस्ट होंगे, है कि नहीं। बांग्लादेश के आसपास का जो एरिया है सुंदरवन का डेल्टा ही तो है, जहाँ व्हाइट टाइगर पाए जाते हैं, जहाँ अजय देवगन की पिक्चर बनती है टाइगर, ठीक है, व्हाइट टाइगर ने अजय देवगन की पिक्चर है, व्हाइट टाइगर नहीं देखी, वो सुंदरवन के डेल्टा में ही है, इतना इतना पहले से, ठीक है। लेकिन आप देख लेना उसको। तो इतना सारी चीजें यहाँ प्लेट्यू है। इंडिया हैज वेरीड लीफ रिलीफ पैटर्न, इसलिए ऐसा इंडिया हैज वेरीड रिलीफ पैटर्न। कौन कौन से, लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूस, और डेल्टा, प्लेन, तो हमारे यहाँ प्लेन्स भी हैं, और क्या क्या चीज हो सकती है, डेजर्ट भी है क्या, डेजर्ट भी है। तो इन सब होने की वजह से कोस्टल एरिया भी, तो वहाँ सब जिम्नोस्पर्म होते हैं कोस्टल एरिया में। नारियल के पेड़ ऐसे कर, नारियल तो कोस्टल एरिया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सीड के अंदर फ्रूट है कि नहीं। अब जैसे नारियल के अंदर फ्रूट है नोएल, तो क्या वो जिम्नोस्पर्म में आएगा, करेक्ट। ये बहुत अच्छा इन्होंने बता रहे हैं, बोला सीड के ऊपर तो नहीं है, तो अंदर हुआ तो क्या बहुत बड़ी बात कही है नोएल ने, ये तो ना पढ़े तो कोई कहाँ बता पाए। तो कह रही आपने तो बताया था कि सीड के ऊपर के पल्प की बात, तो नारियल में सीड के ऊपर तो पल्प नहीं होता है, उसके ऊपर स्लेरेनकाइमा होता है। तो सर आप नारियल को जिम्नोस्पर्म में ही रखिए, ठीक है। सो इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल ऑल्सो गवर्न द टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो काली मिट्टी में दूसरी चीज होगी, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, लेगूर सॉइल, अलग अलग तरीके की है। यहाँ की लेटराइट सॉइल है, तो अलग अलग मिट्टी में क्या अलग अलग चीज नहीं उगेगी, कहीं कॉटन उगता है तो कहीं कुछ उगता है। इसीलिए तो हम सेल्फ सस्टेन है, भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। यहाँ ऐसे सारे वातावरण है, हर चीज हम पैदा करके खा सकते हैं, तो ठीक है। वो दिन गए कि जब कोई बगदाद से लेके आता था अमरूद, अमरूद, तो वो यहाँ के दो इसको सोना खजाना खोल दो, अमरूद लाया, तो वो अब दिन नहीं रह गए। अब सब इलाहाबादी अमरूद है, मलिहाबाद के आम, सब कुछ खाओ, सब इंडिया में ही है। यहाँ की लीची वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होती है, कहीं लीची ही नहीं होती है बिहार की लीची। तो इस तरीके से डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल आल्सो गवर्न द डिफरेंट काइंड ऑफ vegetation. Also type of. अब यहाँ पर आप समझें कि जब इधर आपको बताता, ये देखो ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका के यहाँ पर ये स्पेन एरिया, ये क्या है स्पेन, और इसी से थोड़ा सा आगे देखो ये अरब अमीरात है, अबू धाबी और अरब अमीरात है, और फिर आगे चल गए तो यहाँ पर इंडिया हो जाएगा। यहाँ से इधर गोवा में पोटैटो आया, और उसने पोटैटो को कहा, वो कहानी पढ़ी जिसमें वो बटाटा कहते थे, अभी भी वहाँ के लोग बटाटा बड़ा ही कहते हैं। तो उसने जब भून के खिलाया तो राजा ने सोने के खजाने खोल दिए, बटाटा खिलाया। आज किसी को खिला दो आलू भून के तो कुछ पैसा देगा तुमको, लेकिन उस समय पहली बार जिसने पोटैटो का राजा ने खाया, उसे मजा आ गया। तो इस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ, चीजें दूसरी जगह एक्सपोर्ट हुई। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल पैटर्न्स। इंडिया हैज हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सॉइल, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। सो मैप भी देखेंगे। इंडिया हैज रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल और लेटराइट सॉइल।
एलुवियल सॉइल। इस तरीके से कई तरीके के यहाँ पर सॉइल मिल जाएंगे। डेजर्ट सॉइल या एरिड रीजन है तो कर्नाटक पूरा रेड लाल मिट्टी से है पूरा। अब देखिए, dense vegetation is found in the areas of heavy rainfall। heavy rainfall दो तरीके के पेड़ होते हैं, एक deciduous forest है और अमन एक है कि that is evergreen forest। तो जो सदाबहारी वन है और पर्णपाती वन, इन दोनों में फर्क क्या समझते हैं? deciduous forest एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। हमेशा बारिश रहती है तो मतलब ग्रीन रहेगी। करेक्ट। जैसे इन्होंने बताया एवरग्रीन में छोटे छोटे श्रब्स भी रहेंगे, फिर ट्री और फिर बहुत बड़े ट्री। तो जो हर जो भी पेड़ है ना अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं, तो फिर कैसे गिराते हैं? जब श्रब गिराएगा तो ट्री है उसमें रह जाएंगी, जब वो गिराएगा तो वो तो हमेशा कहीं ना कहीं हरा हरा रहेगा, तो इसलिए छायादार वृक्ष कहे जाते हैं। और जबकि डेसिडुअस क्या करते हैं बताओ? तो एक साथ गिराते हैं। डेसिडुअस जैसे यूरोप के डेसिडुअस फॉरेस्ट कब गिराते हैं पत्तियां? विंटर, वहां भी एक विंटर आता तो विंटर में ही सारी पत्तियां गिरती हैं, ठीक है कि नहीं? वही पतझड़ होता है ना। देखो पतझड़, सावन, बसंत, बहार, एक बरस के मौसम चार। तो इस तरीके से एक पतझड़ भी आता है जहाँ सारी पत्तियां गिरती हैं, फिर नई पत्तियां आएंगी कि नहीं। तो विंटर इज द रीजन जहाँ पर आपने बहुत सारी पिक्चर भी देखी होंगी शाहरुख खान की, तो इस तरीके की पत्तियां होती हैं, अंगूर के टाइप की होती हैं और वे पत्तियां गिर जाती है कि नहीं, गोल्डन कलर की लीव्स, तो वो पूरा पेड़ फिर खाली हो जाता है। तो इंडिया में किस किस तरीके के, दो तरीके के फॉरेस्ट हैं। फॉरेस्ट के नाम बताइए। हाँ बोलो बेटा, जस्ट सुनने के लिए बोलो। हाँ 5 तरीके के नाम बताओ। तो जवाई कर रही थी, जवाई दे रही थी, तो देखो कितने जवाई राजा हैं। इतने धीरे बोलोगे तो बच्चे। हाँ मैनग्रोव और बताओ। हाँ देखो मैनग्रोव हो गया, माउंटेनियस फॉरेस्ट, माउंटेनियस फॉरेस्ट को अलग कैटेगरी में रखा गया है, तो है ना। तो थॉर्नी फॉरेस्ट भी यहाँ का रीजन है जो डेजर्ट फॉरेस्ट है। तो इस तरीके से इंडिया हैज मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाया जाएगा? डेल्टाई रीजन में, यहाँ खूब दलदल होगा तो वहां पर मैनग्रोव फॉरेस्ट होगा। तो इंडिया हैज मैनग्रोव फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ होगा बताओ? डेसी दो चीजें, एक बात बताओ, एवरग्रीन फॉरेस्ट अस्मिता कहाँ पाया जाएगा? जहां रेनफॉल ज्यादा हो कि कम, और जहां पानी ज्यादा बरसे, रेनफॉल हो गया और हीट ज्यादा पड़ी चाहिए कि कम? खूब हीट पड़े, क्योंकि सर्दियों में पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो वो उनका एक तरीके का हिबरनेशन होता है, सोने का समय, सोने के समय में गिरा देते हैं। तो जब तेज धूप पड़ेगी, पानी ज्यादा पड़ेगा तो पत्तियां आएंगी। तो इसलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए क्या दो सही क्लाइमेटिक कंडीशन है? हाई प्रेसिपिटेशन, जब फोटो पीरियड, लॉन्गर फोटो पीरियड। तो इस तरीके से और कौन कौन से बताओ? मैनग्रोव फॉरेस्ट और माउंटेनियस फॉरेस्ट। बहुत अच्छा, माउंटेनियस फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रीजन में। तो अब ये देख लो कि जो इंडिया है, ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट अभी पढ़ा नहीं, देख लेते हैं, वैसे लिखा है आपके रूप में ना, सब अभी बताएंगे। तो मैं आपको बता दूं ट्रॉपिकल और टेम्परेट का मतलब समझ लो। ट्रॉपिकल का उत्कर्ष तुम क्या मतलब समझते हो? जहाँ बहुत सारी बारिश। ये करेक्ट कह रहे हैं। जैसे ये देखो, ट्रॉपिकल रीजन में लाइक, ये देखो, ये इक्वेटर है और ये क्या है बताओ? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक का मतलब व्रत, कर्क व्रत, इसको क्या कहेंगे?
कर्क वृत्त, वृत्त का मतलब सर्कल होता है। ये कौन सी है? इक्वेटर। और ये ट्रॉपिक ऑफ, अच्छा ये सेंटर है। सेंटर से अगर अलग अलग और भी सर्कल्स बनाए जाएं तो क्या अलग अलग सर्कल काटे जा सकते हैं? मान लीजिए जैसे ये सेंटर वाला सर्कल हो गया, तो इसके नीचे अगर हम इसके बहुत सारे टुकड़े करें तो क्या एक और टुकड़ा मिल जाएगा? ऐसा एक और हो जाएगा। तो इस तरीके से दूसरा टुकड़ा, और ऐसे करते चले जाएं तो बहुत सारे टुकड़े मिलते चले जाएंगे क्या? और फिर एक लास्ट में ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर भी ऐसे ऐसे होता चला। ऊपर भी कट कर दें, कितने टुकड़े करने होंगे नीचे? ठीक है 90, और ऊपर भी 90। जैसा उत्कर्ष ने जो नीचे 90 और ऊपर 90, हर एक टुकड़े पर एक एक एंगल, यहाँ से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो बताओ सेंटर से लेंगे तो ये कितने डिग्री पर पड़ेगा? 23.5 डिग्री नॉर्थ। और ये कहाँ पड़ेगा? 23.5 डिग्री साउथ। तो अगर हम कहेंगे ट्रॉपिकल रीजन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, किस लैटिट्यूड में? ये लैटिट्यूड्स हैं, दीज आर वेरियस लैटिट्यूड्स। अच्छा जो लैटिट्यूड्स हैं वो जीरो इक्वेटर से कितना फैले हुए हैं दूसरी तरफ? लैटिट्यूड का मतलब है अक्षांश वृत्त जो डिग्री पर होते हैं। सो वेरियस सर्कल्स एट वेरियस डिग्रीज। तो नीचे 90 डिग्री में काट दो, 1 डिग्री काटो वहां पे ऐसे कट, फिर दूसरी डिग्री फिर से कट, तीसरी डिग्री कच, 4 ऐसे कट करते चले जाओ, और 90 ऐसे करो। समझ आई बात की नहीं? तो नीचे 1-1 डिग्री करो, चाकू चला दो, तो फिर डिग्री हो गई। तो इसको क्या कहेंगे? लैटिट्यूड्स, या हिंदी में कहो तो अक्षांश, अंशों के आधार पर वृत्त, सर्कल। ठीक है। ऊपर भी क्या करो? ये तो तुम्हारा कौन सा रीजन हो गया? क्या ट्रॉपिक्स के बीच में? तो इस चीज को क्या कहेंगे? ट्रॉपिकल रीजन, जहां हीट ज्यादा पड़ती, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल रीजन, या हीट ज्यादा है। और जहां हीट ज्यादा होगी वहां प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा होगा, बारिश भी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, फिर बादल आके बारिश कर जाएंगे। अच्छा इसके ऊपर इंडिया किसके बीच में पड़ता है? इंडिया यहाँ है, इंडिया के बीच से ही जाता है। क्या इंडिया इक्वेटर को छू पाता है? क्या अफ्रीका के बीच से इक्वेटर गुजरता है? अफ्रीका में गुजरता है, और अफ्रीका में कैप्रिकॉर्न भी गुजर रहा है, मकर वृत्त, हम कर्क वृत्त में। ठीक है कि नहीं? तो अब ये जरा देखो कि इसी के नाम पर इंडिया में कहा गया यहाँ कर्कश उष्ण गर्मी पड़ती है। कर्क वृत्त से गुजर रहे हैं तो कर्कश गर्मी पड़ेगी, कहा जाता है कि नहीं? तो अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। ये हमें ट्रॉपिकल रीजन कहाँ से कहाँ तक है? फिर बोलो ये कौन सा रीजन है? अगर हम यहाँ से इसका डबल करो 67 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ से इसका भी नीचे करो 67 डिग्री साउथ, ये कौन सा रीजन है? सब ट्रॉपिकल। शीत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीत भी है और उष्ण भी है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीत भी रहे और उष्ण मतलब समझते हो? गर्मी। हमें उष्ण चाय दो, घर में बोलते हो कि नहीं मम्मी को? तो मम्मी कहेंगे उष्ण तो नहीं है, शीत हो चुकी है। मम्मी कोई बात नहीं, लो वही दे दो, बोलते हो कि नहीं? तो ये कौन सा रीजन हुआ इसके ऊपर? शीतोष्ण। शीतोष्ण को क्या बोलोगे? बोलो ये ट्रॉपिकल, इसे क्या बोलोगे? सब ट्रॉपिकल। थोड़ी गर्मी और थोड़ी ठंडी, जैसे रशिया की ऐसी बेल्ट है, चाइना की ऐसी बेल्ट वहां आएगी। और जो साइबेरिया हो जाएगा वो शीत कटिबंधीय, शीत, ये इसके ऊपर पड़ जाएगा। रशिया में ही है, लेकिन रशिया का बहुत सारा, रशिया तो जानते होगे ना, जो एक ऐसा देश है बहुत रसीला है, उसको रशिया बोलते हो कि नहीं? तो उसका एक एरिया कौन सा है बताओ? साइबेरिया में -50 डिग्री। अगर तुम यहाँ देखो तो हैरान हो जाओ कि -50 डिग्री में कैसे रह रहे हैं। वो चित्र देख के तुम्हें अभी वीडियो दिखाएंगे। तो दैट इज, यहाँ देखिए, तो ये कौन सा एरिया बताओ? साइबेरिया। साइबेरिया की लाइफ अभी आपको दिखाएंगे। और यहाँ कितने की लाइफ है बताओ? -50 डिग्री सेल्सियस में वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं। यहीं पे वाटरलू की पराजय हुई थी, यहीं पे नेपोलियन, सब देश जो है रशिया से यहीं पंगा लेते हैं, यहीं हारते हैं। 2 बार जर्मनी ऐसे हारा, क्योंकि सर्दी से कौन लड़े? इंसानों से तो लड़ ले। तो अब ये सर्दी से हार, तो उसने आकर के जर्मन तक फिर
इनको खदेड़ा था, वापस हिटलर को जर्मन में लाके खड़ा कर दिया। तो आपने देखा ये कौन सा है बताओ, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और फिर सबसे ऊपर टेम्परेट, बहुत ऊपर चले जाए तो पोलर है। तो ट्रॉपिकल ये दोनों क्या बताए बोलो, ट्रॉपिकल, फिर ये दोनों बोलो सब। अभी ये वर्ड आएंगे तो फिर याद करने में ठीक रहेगा। अब ये बोलो कौन से हैं, थोड़ा थोड़ा छोड़ दो। तो दैट इज टेम्परेट, और सबसे ऊपर पोलर। देखो जो टेम्परेट क्लाइमेट है वहां पर जो टेम्परेचर है उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं, 30 डिग्री का है, यानी -20 से ये -10 से +10। और यहाँ अभी देखो 0 होने जा रहा है, अभी 50 भी होगा छोटा नागपुर में, 60 भी हो जाएगा। यहाँ वाइड वेरिएशन, ट्रॉपिकल में वेरिएशन कितने का होता है, 0 डिग्री से लेके कितने तक, मोस्टली 55 डिग्री तक ये वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर है। तो जो जहाज तुम मिग 17 या सुखोई 29 खरीदते हो वहाँ, उसकी 30 साल लाइफ है, यहाँ पे बोलेगा तुम ट्रॉपिकल में 15 ही साल देंगे, हमारे सारे कंपोनेंट, सारी रबर गास्केट तो वाशर सब खराब हो जाएंगे तुम्हारे यहाँ। टेम्परेचर का इतना वेरिएशन है। जो बॉम्ब्स या मिसाइल्स या रॉकेट्स की वहाँ शेल्फ लाइफ 30 ईयर्स है, भारत को सिर्फ 15 ही साल मिलती है, क्योंकि उसके बाद उसमें से चीजें ऊज आउट होने लगती हैं, लीक करने लगती है। पता चल रहा है उसका जो बॉम्ब का एक्सप्लोसिव है वो जूस आउट हो रहा है, उसको पोसते रहते हैं। हम लोग तो पूरा जिंदगी काम ही किए हैं इसी पर, वेपनरी सिस्टम में, तो यही होता है, हमको आधी लाइफ मिल पाती। समझ आया, क्योंकि हमारा वातावरण कैसा है, या फिर एसी में रखो उसे पूरी जिंदगी। टेम्परेट में क्या है, -10 टू ज्यादा, आप समझो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इतना समझ आ गया। और इसके बीच में यहाँ 60 डिग्री का, बीच में 30 डिग्री, ऐसा होता है। तो तुम्हें कंडीशन समझ आ गई। तो अब हमारे यहाँ जैसे इन्होंने बताया है, तो इंडिया में क्या टेम्परेट हम पहुंच पाते हैं। अब इन्होंने कहा कि टेम्परेट, तो मुझे तो नहीं लगता, हम टेम्परेट के बहुत आस पास भी नहीं ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात कर सकते हैं, लेकिन क्या हमारे यहाँ टेम्परेट होगा। तुम यही देखो भारत की कंडीशन, तुम क्या इसके ऊपर चले जाओगे क्या, इतना बड़ा भारत है। किसने बोला सर ये, मिस गाइडर ने बोला है कि यहाँ देखो, पता नहीं। अब हम लोग ये देखेंगे साइबेरिया, लाइफ ऑफ साइबेरिया, ठीक है। किसी ने बोला नहीं, लेकिन बताया कि टाइप ऑफ फॉरेस्ट कितने होते हैं। ये नहीं बताया क्योंकि कि इंडिया में होते हैं, लेकिन दुनिया में कितने होते हैं ये किसी ने बताया। ओ समझ गए, समझ आया, नेपोलियन ने बताया था। अब देखो, अब यहाँ हम देखते हैं, देखो लाइफ इन साइबेरिया, बहुत ही बढ़िया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल डिस्कवर वी फैक्ट्स में। आज बात करते हैं दुनिया के एक ऐसे हिस्से की जो स्लेव पड़ती है कि इंसान क्या, पेड़ पौधे जानवर सब जम जाते हैं। यहाँ की सर्दियाँ जानलेवा है और किसी यात्रा से कम नहीं है। यहाँ की जलवायु इतनी खराब है कि शायद ही आप कभी वहाँ रहने की सोचें। अगर आपको लगता है कि 0 डिग्री, -1 या -2 डिग्री तापमान वाली जगह पर नाइट देखो यहाँ की, ये सब घर है, घर में तो बर्फ कैसे जमी है। एक गांव की जिसका नाम है ओइलोगो। घर ही में बर्फ है तो क्या करेंगे। साइबेरिया के याकुतिया रीजन में, रात देखो कैसे रशिया देश में। ओइलोगो रशिया के सबसे ज्यादा ठंडे इलाकों में आता है। यहाँ सर्दियों में पारा औसतन -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इस गाँव में सबसे देखो ये रशिया है, और यहाँ से लेके यहाँ तक व्लादिवोस्तोक तक एक यहाँ ट्रेन चलती है, उसको ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहते हैं। उसको 23 दिन लगते हैं यहाँ से चलने वहाँ पहुँचने दुनिया का सबसे बड़ा लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन। तापमान 2013 में साइबेरिया से होके गुजरता है। कम आबादी वाला गाँव है। इस गाँव में करीबन 500 लोग रहते हैं। ये लोग ज्यादातर खेती और पशुपालन पर, यानी कि यहाँ के लोग नदियाँ बर्फ में जम जाते हैं। मछलियों को पकड़ने के लिए तालाब में सुराख बनाया जाता है। मछलियों को इतनी ठंड और बर्फ में पकड़ने के लिए काफी मेहनत और समय की जरूरत होती है, क्योंकि तालाब और नदियाँ बर्फ में जम जाते हैं। मछलियों को 71 में सिरी, यहाँ का तापमान कितना?
याकुत्स्क रूस की ऑटोनोमस 135 डिग्री सेल्सियस है। फिर वो पानी उछाला बर्फ बन गया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह उछालते ही बर्फ में बदल जाता है। खौलता हुआ पानी उछाला इस था। क्षेत्र में आज तक का सबसे कम तापमान ये कपड़ा पता चला कपड़ा फेंक के मार दिया तो किसी का क्या हो गया, मेरे से कील ठोक लो। क्योंकि से चिपक सकता है और जब वे अपने चश्मे को निकाल ले जाएंगे तो उनका मांस बाहर आ सकता है। यह मांस का एक टुकड़ा बिल्कुल इंसानी मांस जैसा दिखाई देता है। आइए इसे मीट है। छूकर देखते हैं क्या होता है। मीट को छुओगे तो ऐसी हालत तो चश्मा लगाओगे तो चश्मे के साथ जैसा फ्लैश कि आप देख सकते हैं कि पानी की पाइप है और इसे जमीन से ऊपर रखना पड़ता है क्योंकि जमीन के नीचे पूरी बर्फ जमी हुई है। बात यह है कि क्या इस जाता तरह से आपने देखा एक आम जीवन जी रहे हैं। हम इस जीवन अगर नाइट हो यहाँ की सबसे खतरनाक है कि नाइट है, चलो कोई बात नहीं वो आप लोग देख लो। उसने बस 5 मिनट मेरा वीडियो शूट करने के लिए हाथ निकाला था, हाथ इसका जम गया। यहाँ सफेद हो गई। हमारा माइक्रोफोन रेड नहीं दे रहा है, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, कैमरा भी ये बहुत वैसी बात है। हमने -30 डिग्री में थ्वाइस में पोस्टिंग रही है 2 साल की, थ्वाइस से ले के पास। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक नया था, उस समय की बात है जिस समय चाइना से हम लोग कौन सा एक बीच में वो वार हुआ, तो जो विजय दिवस मनाते कारगिल, तो कारगिल के वार के समय मैं वहीं था। तो कुछ लोगों की यहाँ पर क्या हुई, वहाँ पर पोस्टिंग हो गई कि ज़्यादा लोगों को, तो वहाँ पर जो नया आदमी था उसने दस्ताने निकाले रात को गार्ड ड्यूटी में कि हम तैनात हैं, हाल्ट हू कम्स देयर करने के लिए। उतनी देर में उसका हाथ क्या हो गया, कड़ा हो गया। फिर वो हमसे बात ही कर रहा था, फिर पता चला हम तो अपने यहाँ आ गए, क्योंकि जब चेकिंग की गाड़ी आती है तो वो क्या हो गया, वो वहीं गिर गया हाथ को ऐसे ऐसे करने के चक्कर में। लेकिन उसने प्रयास में कि हम अपने दस्ताने ले लें, थोड़ी दूर पत्थर पे रखे हैं, तो वो जा भी नहीं पाया और उसने प्रयास में अपने नाखून सारे उखाड़ लिए, क्योंकि अब वो काम तो कर नहीं पा रहा किसी तरीके से। फिर जब आवाज़ हुई तो हम वहाँ पहुँचे, फिर DSC वालों को बुलाया, तो उनके पास गर्म थैली होती है पानी की, उससे हाथ की सिकाई की गई और 5 बजे सुबह चंडीगढ़ से एक जहाज़ पहुँचा। फिर पता चला 1 महीने वो चंडीगढ़ के अस्पताल में रहा और फ्रॉस्ट वाइट होने की वजह से उसके हाथ काट दिए गए। तो ये बहुत खतरनाक है वहाँ की लाइफ। अगर आप जरा से असावधान हुए तो वो हम जानते नहीं थे, लेकिन वो नीचे से एक ऑगमेंटेशन स्टाफ था। ऑगमेंटेशन का मतलब है कि कठिन समय में या लड़ाई के समय में जो भेजा जाता है, तो उसकी ये हालत है। और जो ऊपर से आते थे, हमसे ऊपर आर्मी वाले थे, उनको तो हम रोज़ देखते थे कि किसी के फ्रॉस्ट वाइट है तो हाथ पैर जमे हुए हैं, हमें मालूम नहीं था तब ये नीचे जाएगा, क्योंकि जिन जहाज़ों की हम सर्विसिंग करते थे उन्हीं में वो बैठ करके नीचे लाए जाते थे। मालूम था ये हाथ इसका गया, असावधानी बरत ली उसने ऊपर। और उनके टेंट कैसे थे, टेंट ऊपर रहते थे प्लास्टिक टाइप, फिर उन पर बर्फ पड़ जाती थी तो हेलो हम इतने डिग्री लेटीट्यूड इतने लॉन्जिट्यूड पे हमें निकाले, तो हुक हमें दिख रहा है हमारे जहाज का, उससे उठा के फिर वहीं ऊपर रख दिया, चलो तुम ऊपर आ गए। वो बर्फ इतनी जमी, इतनी बर्फ गिरी कि उनका टंटी अंदर दब गया। अब वो लेटीट्यूड मोटरोला से बोल रहे हैं हमें निकालिए, तो हम ढूंढ रहे हैं उनका हुक कहाँ है, नहीं तो पता चला वहीं उनकी शमशान हो जाए। ये चीज समझ में आ गई बात कि नहीं। टॉयलेट करना हो, कुछ भी करना हो तो पीछे बस चेन है, उतना ही आप खोल सकते हो, उससे ज़्यादा परमिटेड नहीं है, ये तो बॉडी जम जाएगी। और पानी फोड़ो, पहले उसको खौलाओ तब जाके टॉयलेट करो। पानी जमा हुआ है, पीने के लिए भी खौलाना है। बहुत कठिन लाइफ है ना। वो ज़्यादा उनसे बोलो तुम्हारा नाम क्या है, वो वहाँ से उनको जो एक्लेमेटाइजेशन के लिए 7-8 दिन लग जाएगा। जब वो घर भी आएंगे ना, माइंड काम थोड़ी करेगा, वहाँ ऑक्सीजन कहाँ है, ऑक्सीजन होगी वहाँ, ऑक्सीजन 10% जितनी तुम्हें यहाँ मिल रही वहाँ 10% गए हो ना। तो जितना ऊपर जाते जाओगे तो वहाँ हमारे 6 दोस्त थे, हमने 2 साल काम किया, लेकिन 6 के सबके नाम नहीं आते हमको। वहाँ पे याद ही नहीं देगा आपको कुछ, मोबाइल नंबर तो लिख के ले जाते थे। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि हमारे पास कौन कौन से हैं, बताइए। माउंटेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल भी होंगे ना, डेसिडुअस फॉरेस्ट जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, उनको क्या कहते हैं, पर्णपाती वन। और दूसरा क्या बताओ, एवरग्रीन फॉरेस्ट का क्या मतलब है, सदाबहारी। जैसे तुम्हारी बुक में फोटो बनी, देखो ये खोल बैठी,
अलग अलग स्टेटम है। अगर नीचे वाला अपनी पत्ती गिरा है तो बीच वाले में पत्ती रहे, बीच वाला गिरा है तो ऊपर रहे, तो क्या तीनों के एक साथ गिरेगी कभी? तो सबको समय समय पे धूप मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होगी जो सबसे ऊपर है वही अपनी कैनोपी बना के रह रहा है शान से और नीचे वालों को धूप ही नहीं मिले, कभी तो वो भी पत्ती गिराएगा। जब वो गिराएगा तो क्या नीचे वालों को धूप नहीं मिल जाएगी? और जब नीचे वाला गिराएगा तो फिर सबको धूप मिल जाएगी। तो इसलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसको कहते हैं सदाबहारी वन। देख लो, अब तुम्हें ये दिखा दें ऑटम, जो ऑटम ट्रीज अगर देखोगे तो उसमें सिर्फ लकड़ी लकड़ी दिखेगी। यहाँ देख लीजिए, देखो ट्रीज एट द टाइम ऑफ ऑटम सीजन, देख लो तो तुमको पता चल जाएगा कि डिफरेंट सीजन में ये दिखा देगा। हो सकता है टाइम लैप्स के साथ दिखा दे। ये पेड़ है, ये दिखाएगा भी ऐसा होगा ऑटम, तो ये पढ़ पाती है, पत्तियां गिरा के दिखाएगी नहीं मैं ऐसा। और दूसरा देख लो, दैट इज सदाबहारी वन। तो जो सदाबहारी होंगे वो एवरग्रीन फॉरेस्ट ऐसे, इनमें बहुत सारे स्ट्रेटा मिलेंगे। ये देखो, ये इसमें शर्प्स भी हैं, छोटे छोटे पेड़ के दिख रहे हैं बीच बीच में, और बहुत बड़े कैल्प भी हैं, 100 मीटर के कैल्प, और बहुत ऊंचे भी हैं। तो कभी न कभी किसी न किसी लेवल पर हरियाली मिल ही जाएगी। इंडिया में है? हाँ, इंडिया में है सदाबहारी। तो अरुणाचल प्रदेश, ये सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे सदाबहारी वन मिल जाएंगे। ठीक है, वो बुके ऑफ इंडिया कह जाते हैं, भारत का बगीचा। चलो, तो अब हम लोगों ने ये सारी चीजें देख ली, आगे बढ़ते हैं। सॉइल देख लिया, हमारे यहाँ सॉइल के अलग अलग रिलीफ पैटर्न हैं। फिर नेक्स्ट इज द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फास्टर ग्रोथ of trees in summer. Dense vegetation is found in the area of heavy rainfall. जहाँ heavy rainfall होगी वहाँ dense vegetation है. India's natural vegetation has gone many changes due to several factors such as growing demand of cultivated land. हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट थे वो अभी 23% है, जबकि वर्ल्ड की डिमांड कितनी है बताओ भाई? 29 से 4% अभी डेफिसिट पर है। ठीक है, और हमारे यहाँ भी बहुत फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से हमारे ट्री साइज कम होता गया। हाउएवर वी हैव मैनेज्ड टू रीफॉरेस्ट या एफॉरेस्टेशन हमने कर दिया है। पहले जिस राजस्थान में इस जोधपुर में 4-5 पेड़ होते थे, सन 80 की बात है, लेकिन आज देखो नीम के पेड़ लगे हैं। आप इधर ही देख लो, नीम के इसीलिए क्योंकि नीम बारिश लाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सरकार ने प्लांटेशन किया, एफॉरेस्टेशन। बहुत पहले की भी बात है, तो यहाँ पर जो जाओगे जब हेलीकॉप्टर से बैठकर तो रास्ते में कुछ नहीं मिलता था, लेकिन आजकल वहाँ पर क्या है कि वेजिटेशन पाया जा रहा है। तो धीरे धीरे सरकार के प्रयास से एफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो हमने बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन किया है, लेकिन इन ल्यू ऑफ दैट या उनके रिप्लेसमेंट में कहीं ना कहीं हमने जंगल उगाया भी है। तो उससे हमारी कल्टीवेशन या फूड की डिमांड भी, या फिर आपने देखा कि कैसे इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के लिए हमने अलग अलग मेथड अप्लाई किए और फॉरेस्ट भी मेंटेन किया है। तो इसके लिए हमको यूएनओ बधाई देता है। और देश इतने कंसर्न नहीं है, दे आर मोर कंसर्न। हमारे यहाँ क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान है। हम चाहते हैं कि हमारे लंग्स हमारे हों, हम दूसरों पे निर्भर ना रहें। तो सतत पोषणी विकास की जो महात्मा गांधी की अवधारणा है, हम उसका पालन करते हैं। जबकि दूसरे देश फास्टर ग्रोइंग कंट्रीज हैं, तो एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट दे वांट देयर डेवलपमेंट। तो ये चीज़ ठीक है कि वाइल कीपिंग कंसर्न ओवर इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट वी हैव ए गुड ग्रोथ। हम ज़्यादा तेज नहीं जाना चाहते हैं, हम किसी से compete करने के लिए बहुत आगे नहीं जाना चाहते हैं। हम सिर्फ किसको देख रहे हैं, इस चीज़ को।
लेकिन थोड़े दिनों में आप जैसा देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा वेटर और सब कुछ है बदल दिए जाएंगे और ह्यूमन की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जहाँ थोड़े बहुत आपको लोग मिल भी रहे हैं काम करते हुए, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ह्यूमन कंप्यूटर जो बनने जा रहे हैं उनके द्वारा वे भी रिप्लेस कर दिए जाएंगे। लोग कुछ 90,000 या 1 लाख में वो मशीन खरीदेंगे, उसी से वेटर का भी काम लेंगे, उसी से पूरे ज़िंदगी भर वेतन नहीं देना पड़ेगा, है कि नहीं। अभी भी बहुत सारा आप देखो कहीं कहीं जो है ओवर स्टाफ है, बैंक में 6 लोगों की ज़रूरत नहीं है तो वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन सरकार उनको कहाँ रखे, बैठे रहो चुपचाप कस्टमर का इंतजार करते हैं। पोस्ट ऑफिस उनकी क्या ज़रूरत है, किसी को कोई लेटर दिया जा रहा है क्या, बैठे। अब यहाँ देखिए ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल इन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड। अगर आप कहीं का प्लांट हटाओगे तो एनिमल वहाँ गड़बड़ हो जाएगा, एनिमल को भी हटाओगे तो वो जो प्लांट है अगर उसकी ग्रेजिंग ना की जाए जानवर का तो वो उसी पे गिर के सारा वेजिटेशन खराब कर देगा। ये हमने बताया भी था आपको। तो इस तरीके से ये इंटरडिपेंडेंट है और ये मिला करके ये इकोसिस्टम को बनाते हैं। सो फूड चेन में किसी को हटाया नहीं जा सकता। नाउ बट ह्यूमन बीइंग कट द ट्रीज एंड किल एनिमल्स क्रिएटिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। लेकिन ह्यूमन कट करता है, जैसे कि सम्राट अकबर ने यहाँ भेजा था तो केजरी गांव में, तो वहाँ केजरी के पेड़ होते हैं, तो वहाँ के गांव वाले इतना प्यार करते थे अपने काले हिरण को, केजरी के पेड़ों को, कि वहाँ की एक औरत थी वो सुंदर देवी थी, तो उसने कहा कि हम पेड़ नहीं कटने देंगे और अगर तुम्हें काटना है तो सबसे पहले मुझे काटो। पेड़ से लिपट गई, लेकिन मुगल बादशाह अकबर का हुक्म था कि ये पेड़ ले जाओ क्योंकि वहाँ लाल किला बनाना है। अब लाल किला बनाने के लिए तो लकड़ी नीचे चाहिए, नहीं तो यमुना में डालोगे नहीं यहाँ की केजरी के अच्छे, तो फिर धंस जाएंगे रेत में। तो उन्होंने उसका सर काट दिया। हाँ चिपको मूवमेंट। फिर दूसरा आया, ऐसे करके 328 लोगों के सर काटे गए। एक कट जाता था तो दूसरा आ जाता था, फिर दूसरा कट जाता था तो तीसरा। गांव के जब 328 लोगों के सर कट गए तो जो मुगल सिपाही थे वो हिल गए। फिर उन्होंने ये घटना अकबर को बताई तो अकबर ने कहा नहीं, हम दूसरे पेड़ों से लाल किले के नीचे नींव डालेंगे और केजरी के वृक्ष नहीं काटेंगे। जो भी है उनके पहले के ऐसे कोई भी जो है, आगरा का भी तो रेड फोर्ट है या किसी का बनाया होगा कोई, ऐसा समझ में आएगा कि नहीं। तो एक वो तो मान लो 2 किले हैं, एक और भी है ना आगरे में, वो एक दिल्ली का है और एक आगरा में भी लाल किला है। आगरे वाला देखा है कि नहीं आपने, वो पूरा लाल है, देख लो आप देखोगे ना तो पता चल जाएगा रेड फोर्ट ऑफ आगरा। ये देखो रेड फोर्ट ऑफ आगरा, ये देखो। तो ये है आगरे का किला। मेरा नाम अशोक शर्मा है, मैं यहाँ हम लोग देखने जा रहे हैं आगरे का लाल किला। इसको बनाया मुगल बादशाह अकबर ने, इसको कंप्लीट किया 4 मुगल बादशाहों ने। एक ही लाल किला नहीं है, बहुत सारे लाल किला। पूरा लाल है, अंदर जब पूरा लाल है। अभी जरा सा और दिखाया तुमको, कह रही ये तो पूरा लाल है। हाँ हमारी फोटो सब इसी में पड़ी हुई है। क्या वो अभी की नहीं है, वो 15 साल पहले की। उसकी बात समझ आ गई। तो अब जरा देखो, तो आगरा तो सब लोग ही घूम लेते हैं। आगरे का क्या है, यूपी का है, ऐसा कौन सी जगह जो ताजमहल देखने जाएगा वही घूम ही लेगा। अब आप में से किसने ताजमहल नहीं देखा, भारतीय में नहीं घूमे, ठीक है, तो हम आपको फोटो ला के देंगे, कुछ देख तो लो नहीं जो भारत। अब देखो आगरे में 2 ही चीजें देखने लायक हैं, ये एक था, दोनों 2 देख ही लेना कोई। चलो ह्यूमन बीइंग कट करते हैं तो मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, यहाँ से चैप्टर शुरू होता है कि कौन सा वेजिटेशन कहाँ है और उस वेजिटेशन के साथ वहाँ कौन कौन से फौना या वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। सो मेजर वेजिटेशन इन इंडिया, तो पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट।
क्योंकि हम ट्रॉपिक रीजन में हैं, तो ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय सदाबहारी वन। ट्रॉपिकल का मतलब है उष्ण कटिबंधी, दिखा है कि नहीं बीच में, तो दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। हम आपके साथ इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, अदरवाइज हम लोगों को हिंदी में ही पढ़ा है। तो मतलब इट इज ट्रॉपिकल रीजन के एवरग्रीन फॉरेस्ट। नाउ लेट अस सी कि इट इज फाउंड इन एरिया हैविंग मोर देन फाउंड इन एरिया हैविंग more than 200 centimeter of rainfall। तो अगर मैं कहूं तो ऐसी रेनफॉल जो होती है यहाँ पर, हमारे यहाँ उसको कहते हैं जो सबसे ज्यादा, वो कौन सा है, मानिक राम है वो, जस मोहसिन राम ना। तो यहीं पर तुम आगे चले जाओ, मोहसिन राम, ये अरुणाचल प्रदेश में, वो तीनों तरफ वहां पर क्या पहाड़ है। तो अगर बादल अंदर आएगा तो जहां तुम चाय बना रहे हो वहीं बादल आके वहीं बरस जाएगा, पानी भी डालेंगे। तो वो ऐसा है, वहाँ जो एयरफोर्स का स्टेशन भी है। तो लोग बताते हैं कि आप कभी खिड़की बंद करके नहीं बनाओगे तो आपके बिस्तर में बारिश कर देगा। तो मोहसिन राम में पूरे साल बारिश होती है, और विश्व की सबसे ज्यादा बारिश मोहसिन राम में, विश्व की, भारत की नहीं, वर्ल्ड की। जो लार्जेस्ट प्रेसिपिटेशन है वो 400 है, हम तो 200 की बात। तो अब ये जो पूरे 7 सिस्टर है, एटीएम, आना, मम्मी, वो पूरे वही तो है ना। साथ कौन कौन से वहां के, एटीएम और आना, मम्मी, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ठीक है, मेघालय, असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, पूरे वही है कि नहीं। तो ये सभी जगह दीज आर बुके, और यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। आपने देखा नहीं, वही पेड़ दिखाए थे हम। तो इस दीज आर ट्रॉपिकल रीजन। देखो मैं ट्रॉपिक, सबसे बड़ी बात है यही रीजन तो है, कोई अलग से तो जा नहीं रहा, सिर्फ बारिश की वजह। तो ट्रॉपिकल हाई है और बादल के उसी हाइट पे उड़ते हैं। तो इस तरीके से दीज आर फ्लोटिंग, सो वहां पर पाए जाते हैं। और इसीलिए तो उसने पूछा किसी बच्चे ने, मतलब मैम ने पूछा बताओ हाथी कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। तो उसने कहा पहली बात तो हाथी इतने बड़े होते हैं वो खोते ही नहीं है, तो पाए कहाँ जाएंगे मैम। तो उन्होंने बोला नहीं, पाए जाते हैं, जो 7 सिस्टर स्टेट्स है वहां पाए जाते हैं। सो दैट इज विद यहाँ पर शॉर्ट ड्राई सीजन, पूरे साल बारिश हो, विद लेकिन थोड़े समय ना हो, 25 सेंटीमीटर। ये चीज है, बस उसी से यहाँ की जो नदी है, लोनी नदी, वही भर जा पाती है, कुछ नहीं। तो ये चीज है। अब इसमें बोलो क्या क्या उगेंगे, बोलो। इबोनी, इसमें कौन सी लकड़ी उगेगी, इबोनी, आपने उसकी लकड़ी, ये देखो, इसकी को तो हम रगड़ते हैं कि नहीं, एबोनाइट, इबोनी। तो आपने उसकी लकड़ी देखो, किसी को सिल्क में रगड़ते हैं तो चार्ज नहीं आ जाता है, फिर उसको हम इलेक्ट्रोस्कोप में लगाते हैं, किया था कि नहीं। तो इट इज, तो यहाँ पर कौन कौन सा टिम्बर पाया जाता है, इम्पोर्टेंट, देखो ट्रीज आर इबोनी। इबोनी का मतलब क्या है, आबनूस की लकड़ी, उसको सिल्क पे रगड़ो तो इलेक्ट्रॉन की भरमार है इस पे, आबनूस। आबनूस की लकड़ी क्या काली होती है, देखो। महोगनी, महोगनी के भी वृक्ष बहुत बने होते हैं, महोगनी की भी बड़ी भारी लकड़ी होती है। रोजवुड तुमने देखा है, तुम अगर देखोगे तो कमाल की लकड़ी है, उसके ऊपर कुल्हाड़ी दे के मारोगे तुम्हारी कुल्हाड़ी टूट जाएगी। देखो कट कैसे होता है, कितना अच्छा बताया काटते ही नहीं है, ये अभी दिखाएंगे टीवी पे। ये तो लकड़ी का टुकड़ा है ना। अब यहाँ देखो, एक एक करके देखो, साल के अंदर ये देखिए, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, लागत आई 35 लाख
देखिए बात ना करें, अब रोजवुड दिखाएंगे। रोजवुड ये जरा देखो तो दिख रही है रोजवुड, ये लाल लकड़ी है। और देखो रोजवुड के जरा और सामान देखो। अरे आप इसको देखिए तो इसके कमाल। तो नाउ ये देखिए मेकिंग ऑफ रोजवुड आइटम्स में आपको दिखा दे रहा हूँ, तो उससे कितना अच्छा जो भी बनेगा उसे तोड़ा नहीं जा सकेगा। मेकिंग ऑफ रोजवुड आइटम्स, फर्नीचर में जिस चकला बेलन बनता है वो जैसे रोजवुड का आइटम का है, दिखा दे तो अच्छा है। रोजवुड आइटम्स चकला को क्या कहते हैं? रोजवुड। क्योंकि वो जब तक जानोगे नहीं गूगल बताएंगे। ये देखो तो तुम्हें समझ में तो आ गया ना, बाकी में दिखेगा तो हम दिखा देंगे। बट ये रोजवुड क्या है, ठीक है। रोजवुड वुड वर्किंग नहीं बोलेंगे, वुड वर्किंग ऑफ रोजवुड है। अगर मान लो इसको कट किया जाए तो इट इज वेरी हार्ड, ओके। रोजवुड वुड वर्किंग देख लें, यही बता देगा। अब जब दिखेगा तो दिखा देंगे, लेकिन ये जो है रोजवुड इट इज वेरी स्टिफ, ओके। ये देखो अब यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा रोजवुड, इसने दिखा दिया। ये इसकी कटिंग हो रही है, कटिंग हो जाएगी फिर क्या होगा? अब देखो ये लकड़ी रेडी, और आगे चलो। अब इससे कुछ बनाएगा, देखो ये इसने प्लान दिखा दिया। हो सकता है इसका वीडियो ठीक ना हो, लेकिन ये जाल है। अब देखो इससे कटिंग हो रही है, इसलिए काट ही रहा है। ये लाल रंग की लकड़ी है, लेकिन अब इससे कुछ बनाएगा कि नहीं बनाएगा? देखो ये देखो, मैं तुमको दूसरा दिखा रहा हूँ। चॉपर हिटिंग ऑन रोजवुड। अब बता, अभी हीटिंग करें, हीटिंग करना करें, ठीक है। देख लो एक्स हिट ऑन रोजवुड, ये बता देगा तो कितना। ये रोजवुड की लकड़ी पे अगर तुम चॉपर मारोगे तो उससे क्या होगा कि कुछ नहीं होगा उस रोजवुड की लकड़ी। रोजवुड की लकड़ी पर कुल्हाड़ी मारने से क्या होगा? चलो कोई बात नहीं, ये दिखा नहीं रहा। ये रोजवुड की लकड़ी कितनी मजबूत होती है?
इसे लाल चंदन भी कहा जाता है। कभी खाया नहीं तो चंदन तो वही है हमारे यहाँ, लेकिन ये लाल नहीं है, इनको कलर करना पड़ेगा। सो महोगनी, ठीक है। फिर कुल्हाड़ी, दैट इज रबर एंड सिंकोना। रबर के तो 2 पेड़ हमारे ऑफिस में भी हैं, तो रबर एंड सिंकोना चौड़ी चौड़ी होते हैं, वहाँ देख लेना जाते समय। तो हाँ, आप टेरेस फार्मिंग का तो नहीं सोच रहे? टेरेस फार्मिंग तो है हमारे यहाँ, बहुत एक्सटेंसिव है। सो दीज आर, अब आप देख लो हमने कौन सा बताया कि सिंकोना मेडिसिनल पत्तियां हैं, इनसे बहुत सारे वो प्लांट बनते हैं, ठीक है। रबर और सिंकोना, सिंकोना सिंकोना क्या आएगा? CH है क्या? हाँ, सिंकोना लिखो। तो ये मेडिसिनल प्लांट है, इन सब की पत्तियां होंगी, रबर एंड सिंकोना। तो ये कहाँ पे होंगी बोलो? दैट इज ट्रॉपिकल है, ये अरुणाचल प्रदेश इन्हीं सब रीजन में होंगी जहाँ 200 सेंटीमीटर से ऊपर की बारिश होती होगी। और इसमें एनिमल कौन कौन से पाए जाएंगे? फाउंड इन दीज रीजन्स कौन कौन से होंगे? एलिफेंट, मंकी, लेमूर्स एंड डियर। लंगूर जानते हो? एलिफेंट्स, मंकी, जिनकी लंबी लंबी पूंछ होती है, लेमूर्स एंड मंकी जैसे दिखेंगे, लाल चेहरा होगा, ठीक है। तो दैट इज लेमूर्स एंड डियर। बोलो भाई देसी में हो जाएगा। लंगूर हो गया भाई। और सर वन हॉर्न राइनोसोरस। कौन से? वन हॉर्न राइनोसोरस। वन हॉर्न, एक सींग वाले गैंडे भी पाए जाएंगे, राइनोस, जैसा कि ये बता रहे हैं कि गैंडा भी पाया जाएगा वहाँ। नाउ इसके MCQ करें।